आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसकी एक कड़ी सुलझती तो दूसरी उलझ जाती। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, न चेहरा, न शरीर और न ही लाश। कहानी भारत के केरल में हुए ऐसे हत्याकांड की जिसमें कत्ल से ज्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन चर्चा का विषय रहा। ये केस भारत के सबसे मुश्किल और पेचीदा मामलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें सुराग था ही नहीं जिसके जरिए कातिल का पता लगाया जा सकता। असल में इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। इसे इंडिया की सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री क्यों कहा जाता है और ये केस कैसे सॉल्व हुआ, चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तारीख थी 8 जनवरी साल 2018। केरल की कोच्चि शहर की एक खूबसूरत झील जिसका नाम है कुम्बलम झील। लेकिन एक दिन यहाँ से बेहद ही बदबू आ रही थी। उसी झील के किनारे नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम पड़ा था और उसी से गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था। एक दिन कुछ मछुआरों ने सोचा कि क्यों न इस ड्रम को खोलकर देखा जाए, ये आखिर इसमें क्या है। लेकिन जैसे ही वे उस ड्रम के पास पहुंचे तो बदबू और ज्यादा बढ़ने लगी। उन्हें शक हुआ कि हो ना हो यह दुर्गंध किसी लाश की है। इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत उस ड्रम को काटना शुरू किया। काटने के बाद देखा तो सिर्फ उसमें कंक्रीट और ईंट भरी थी, लेकिन उसमें कोई लाश नहीं मिली। लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही जा रही थी। यानी ये तो समझ आ गया कि इसमें कोई इंसान था, पर कौन, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस ने उस कंक्रीट को तोड़ा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि उसमें न सिर था न पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे, और ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये है किसके। इसके अलावा कुछ टूटे फूटे जबड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े और कुछ पुराने नोट मिले। इसके बाद पुलिस ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस को यह समझ में आ गया था कि इस ड्रम में जितनी कुछ इंसानी हड्डियां मिली है, असल में ये पूरा मामला सागर की गहराई से भी ज्यादा उलझा हुआ है। अब ये खबर अगले दिन यानी 9 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी कि कुंबलम झील के पास एक ड्रम में लाश मिली है। लेकिन लाश किसकी है पता नहीं, मरने वाला आदमी है या औरत पता नहीं। इसके बाद इस केस की जांच शुरू हुई। इस केस में सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कंकाल ही थे। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ भी मिला, उन सभी चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए नारकुलम के एक मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया और 3 दिनों तक इसकी जांच चली। अब डॉक्टरों के सामने काफी चुनौतियां थी। उन्हें सबसे पहले यह पता करना था कि ये कंकाल किसी मर्द के है या औरत के। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता करना था कि मरने वाले की उम्र क्या थी और उसकी मौत का कारण क्या था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले हड्डियों को रीअरेंज किया ताकि उसकी हाइट का पता लगाया जा सके। जबड़ों की हड्डियों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया ताकि मरने वाले की उम्र और जेंडर का पता किया जा सके। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बालों का एक गुच्छा, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक वॉशर, टूटे फूटे जबड़े और एक चांदी की चैन मिली है। बालों को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र के ही किसी लड़के या लड़की की लाश हो सकती है और उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर है और ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज्यादा है। लेकिन आजकल कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में तय नहीं हो सका कि आखिरकार ये लाश है किसकी, किसी लड़के की या किसी लड़की की। इसी बीच ड्रम से मिले इंडियन करेंसी की शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपए के 3 नोट और 100 रुपए का नोट था। लेकिन ये 500 के 3 नोट साल 2018 में बंद हो चुके थे, क्योंकि इस नोट को 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद कर दिया गया था। इसलिए जांच अधिकारी ने मान लिया कि जिस किसी की भी ये लाश है, उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। यानी ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से तो पहले का ही होगा। अब उनके सामने सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि वो जांच किसकी करेंगे, गुमशुदा हुए किसी लड़के की या किसी लड़की की। इसके साथ ही सवाल यह भी था कि उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल ही या फिर उससे ज्यादा या उससे कम, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया था। इस मर्डर मिस्ट्री ने उतना उलझा दिया था कि शेरलॉक होम्स यानी सीबी थॉमस भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए कि आखिर वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब कुछ दिन बीते।
पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018। उस दिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एन.के. उमेश को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू मिला जो करीब 6.5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ आया कि उस हड्डी के ढांचे में ये बाई एडी वाला हिस्सा है और उसी में स्क्रू फिट किया हुआ था। उस स्क्रू पर कुछ लिखा था, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे उसे पढ़ा जा सके और उससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन यह जानकारी शायद अहम साबित होगी, ये सोचते हुए डॉक्टर उन्मेष ने सीबी टॉम को फोन कर दिया और बताया कि उन्हें लगता है कि एक सुराग मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी वो समझ नहीं आ रहा। बाईं एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया है, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना मुश्किल है। ये सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उस स्क्रू को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो करानी शुरू करते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिल जाता है। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। वो शब्द था पिटकर। इसी के साथ इस प्रोडक्ट का बैच नंबर भी लिखा था। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि या एर्नाकुलम जिले में किस हॉस्पिटल में हुआ और किस मरीज के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ये एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि अभी तक ये भी पता नहीं था कि आखिर ये किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उस मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम 2016 से पहले के ही होंगे, इसलिए उस पिटकर कंपनी अधिकारियों से संपर्क कर ये डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। इसके बाद पिटकर कंपनी के ब्रांच ने डाटा खंगाला तो जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 स्क्रू में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में सप्लाई किए गए थे और बाकी 6 केरल में एर्नाकुलम के आसपास इलाकों में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां कहां और किन मरीजों को स्क्रू लगाए गए थे इसकी डिटेल निकाली गई। सीबी टॉम की अगुवाई में 5 से ज्यादा पुलिस टीमें इसकी जांच में जुट गई। काफी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिल गई। इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी उनको नहीं मिली। जिसकी जानकारी नहीं मिली वो मरीज एक महिला थी। उसका नाम था शकुंतला और उसकी उम्र करीब 54 साल की थी। लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाली की उम्र तो 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाई एडी में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। वहां का सारा डाटा खंगाला गया, लेकिन शकुंतला के नाम के अलावा उन्हें वहां कुछ भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन विजिटर्स की लिस्ट में पुलिस को एक नाम कई बार दिखा जो कि उनसे मिलने आती रहती थी। वो थी अश्वती दामोदरन। उसका एड्रेस भी वहां लिखा हुआ था। रिश्ते में शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अवस्थी के पास पहुंची और उससे पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहाँ है। अवस्थी ने जवाब दिया कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने फिर सवाल पूछा कि आखिर कब से और कितने साल से। अवस्थी ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात उनसे 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद वो शकुंतला यानी अपनी माँ से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी उसका शकुंतला से कोई संपर्क नहीं हुआ और अब लगता है कि वो कहीं गायब है। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई। तब उसने बताया कि मेरी और मेरी माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई है और इसीलिए उसने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस ये सब सुनकर दंग रह गई। पुलिस को इसी के साथ अवस्थी पर भी शक हुआ। अब पुलिस को काफी हद तक लग गया कि उस नीले ड्रम में जिसकी लाश थी वो शकुंतला की ही हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था, इसलिए पुलिस 100% श्योर नहीं थी कि वो शकुंतला की ही लाश है। अब पुलिस ने लेफ्ट एंकल में लगी स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला को स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे वो काफी चोटिल हो गई थी और उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान अस्पताल में बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था। ये सब कुछ कोच्चि के वीकेएम अस्पताल में हुआ था। क्योंकि उसी अस्पताल से शकुंतला और उसकी बेटी अवस्थी की डिटेल मिली थी, इसलिए काफी हद तक ये समझ आ गया मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी अवस्थी का डीएनए सैंपल लेकर जांच कराने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर ये शकुंतला है
तो उनका मर्डर क्यों किया गया और किसने मर्डर किया और उसके पीछे वजह क्या है। इसके साथ ही सवाल ये भी था कि बेटी और माँ के रिश्ते में ऐसी क्या खराबी थी कि उसे 2 साल में कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अवस्थी की पूरी डिटेल निकालनी शुरू की। इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला गया। पहले पुलिस ने अस्वती की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन शकुंतला को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि बेटी अवस्थी उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अस्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई और उससे शादी कर ली। कई सालों तक वो शकुंतला से संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अस्वती के 2 बच्चे भी हुए। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड निकाला तो वो भी उलझा हुआ मिला। असल में शकुंतला के माता पिता कौन थे, इसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे 3 लड़कियों की मां सरस्वती ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इस शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और बेटी अस्वथी हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अस्वती के साथ ही किराए के घर में रहने लगी थी। इधर बेटी अस्वती के भाग जाने के बाद वो लॉटरी के टिकट बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की ही बात है। अस्वती और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद अस्वती साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला के पास आ गई और कोच्चि के उसी इलाके में मां और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अस्वती की मुलाकात टीएम सजीत से हुई। सजीत एसपीसीए यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स में कार्यरत था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सजीत कई बार अवस्थी के साथ ही उसकी माँ वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अस्वती को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए सहारा भी मिल गया था। लेकिन अस्वती की माँ शकुंतला को यह सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अस्वती से पूछा कि सजीत कहाँ है। तब इस पूरी जांच में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। अस्वती ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को ही साजिद की अचानक मौत हो गई। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छपी थी। अब जांच अधिकारियों को यह बात काफी अटपटी लगी। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन यानी 9 जनवरी को ही सजीद की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई अटैक आने से सजीद की मौत हुई थी। लेकिन ये इत्तेफाक बेहद अजीब था। अब पुलिस के लिए केस और भी पेचीदा हो गया था। पुलिस अब सजीद का बैकग्राउंड तलाशने लगी। अब सजीद की जानकारी जुटाई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। अस्वती से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने सजीद की पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक बार सजीद उसको और उसकी सास यानी सजीद की मां दोनों को अवस्थी के घर ले गया था और उसने उनको बताया था कि अवस्थी एक बहुत अच्छी महिला है, लेकिन वो अपने बच्चों की देखभाल करने में संघर्ष कर रही है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि सजीद और सरीगा की शादी को 8 साल हो गए थे लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था, तो सरीगा को लगा कि सजीद को बच्चों से काफी लगाव है, इसलिए वो अवस्थी के बच्चों की पढ़ाई में मदद करना चाहता है और इसीलिए सरीगा ने भी इस चीज की मंजूरी दे दी। इसके बाद पुलिस ने अवस्थी से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई थी तब क्या हुआ था। अस्वती ने बताया कि मां के पैर के ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुई थी। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल से 15 सितंबर को छुट्टी ही थी और उसी दिन वो घर आ गए थे। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स और दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए थे। बच्चों को और खुद को कोई इन्फेक्शन न हो जाए इसलिए अस्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब अवस्थी मां के पास पहुंची तो साजिद मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी की नर्सों के साथ दिल्ली चली गई है। अवस्थी को लगा कि नाराजगी की वजह से वो उसे छोड़कर खुद ही चली गई और इसलिए उसने कभी शकुंतला से संपर्क नहीं किया। इसके बाद पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहां से और किसने खरीदा इसकी पड़ताल करने लगी। सजीद के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सजीद के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। सुरेश ने बताया कि सजीद ने उससे पानी भरने के लिए शकुंतला के घर पर एक ड्रम मंगाया था। सुरेश ने कहा कि उसने सजीद को एक नीले रंग का ड्रम दे दिया, उसके बाद का उसे कुछ पता नहीं। ये उस समय की बात थी जब अवस्थी और बच्चे कुछ दिन के लिए लॉज में रह रहे थे।
इसके बाद पुलिस ने सजीद के 3 और दोस्त को उठाया और उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि एक दिन सजीद का फोन आया और उसने बताया कि उन्होंने एक ड्रम में जानवरों के अवशेष यानी वेस्ट रखे हुए हैं, जिससे वो इरिडियम बनाएंगे। इरिडियम एक चमकने वाली चीज होती है, लेकिन वो इलीगल है, इसलिए उनको इस ड्रम को पुलिस से बचा के रात में ही ले जाना पड़ेगा। सजीद की ये बात सुनकर दोस्तों ने कहा कि ये गैर कानूनी काम है, तुम तो फंसोगे ही, साथ में हमें भी फंसाओगे, इसलिए इन सब चीजों में मत पड़ो और इसे फेंक दो। इसके बाद वो तीनों दोस्त सजीद के साथ गए और उस ड्रम को झील में फेंकने में सजीद की मदद की। दोस्तों ने यह भी बताया कि सजीद ने उस दिन एटीएम से पैसे भी निकाले थे। इन सब जानकारियों के साथ पुलिस बैंक की मदद से सजीद के एटीएम के रिकॉर्ड्स निकालती है। तब उनको एक तारीख मिलती है। वो तारीख थी 24 सितंबर 2016 की। तब पुलिस को पता चला कि शकुंतला की हत्या 24 सितंबर 2016 को की गई थी। दोस्तों ने पुलिस को यह भी बताया कि शकुंतला साजिद से काफी नाराज रहती थी। सभी से पूछताछ करने के बाद पुलिस इस केस की ओर बारीकी से जांच करती है और आखिरकार पुलिस के सामने सब कुछ साफ हो जाता है कि हत्या किसने की थी और हत्या की वजह क्या थी। असल में शकुंतला को पता चल गया था कि सजीद पहले से शादीशुदा है और बेटी अवस्थी को धोखा दे रहा है। इस बारे में वो सजीद को बार बार धमकी देती थी कि वो अवस्थी को पूरी सच्चाई बता देगी। इसके साथ ही वो सरीगा को भी इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताने की धमकी देती थी। सजीद बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि अगर शकुंतला दोनों को सच्चाई बता देगी तो वो घर का रहेगा न घाट का। इसीलिए 19 सितंबर 2016 को जब अवस्थी घर से बाहर दूसरे लॉज में चली गई थी, उसी के बाद सजीद ने शकुंतला की हत्या की साजिश रची। बकायदा इसके लिए उसने अपने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 24 सितंबर 2016 को ही उसने शकुंतला की हत्या की और फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही नहीं चल सके। इसके बाद दोस्तों को उस ड्रम में जानवरों के मांस और हड्डियां बताकर उनकी ही मदद से उसी झील में फेंक आया था। जिस ऑटो से लाश से भरे ड्रम को ले जाया गया था वो उसके दोस्त का ही था। अब वही ड्रम कुछ महीने बाद ही उस झील के एक छोर पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरों ने भी देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफी बदबू आने लगी। तब पुलिस को इसकी सूचना मिली। इस तरह से मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन यह खुलासा अधूरा ही था, क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि दोस्त भी अनजान थे कि असल में उस ड्रम में शकुंतला की ही लाश है, इसलिए वो भी बेकसूर थे। इधर अवस्थी का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, लेकिन वो भी बेकसूर निकली। सजीद के मौत के 2 महीने बाद सरीगा ने एक बच्चे को जन्म दिया। सरीगा को सजीद के अफेयर और मर्डर में उसके रोल के बारे में तब पता चला जब वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। सरीगा को यह भी पता नहीं था कि सजीद अवस्थी के घर में भी रुकता था। अब 26 सितंबर 2016 को शकुंतला भी अचानक गायब हो गई और खराब रिश्तों की वजह से अश्वती ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। यहाँ हैरानी वाली बात थी कि आखिर अश्वती ने दूसरे प्रेमी सजीद से कभी माँ को लेकर ज्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। इस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि सजीद मेरे पहले पति के दोनों बच्चों की देखरेख भी करता है और मुझे भी मदद करता है, और माँ तो नाराज ही रहती थी, इसलिए उसने सजीद से कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना अश्वती को बहुत भारी पड़ गया। 2 सालों तक जिस माँ को वो जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी और ना कभी समझ सकी कि जिसके साथ वो 2 सालों से रह रही है, असल में वही उसकी माँ का कातिल था। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही साजिद भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि 9 जनवरी को जब अखबार में इस केस की खबर छपी तो साजिद को डर हो गया था कि उसकी पोल अब खुल जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसी डर की वजह से उसने एक केमिकल ली, जिसके ज्यादा सेवन से सजीद को सर्वाइकल अटैक आया और उसकी मौत हो गई। और यह थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में।